देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, घने वृक्षों से लदा दिल्ली का कैंट इलाका बहुत ही खूबसूरत सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़क दिन के समय खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं, लेकिन यहाँ रात के समय कुछ ऐसी चीज का भी जिक्र है कि कोई भी रात 8 बजे के बाद इस सड़क से गुजरने का साहस नहीं करता। दोस्तों, मेरा नाम हरिराम पांडे है और मैं दिल्ली में काम करता हूँ। वैसे तो दिल्ली में ऐसे कई सारी जगहें हैं जहाँ पर घूमने के एक अलग ही स्वाद होता है, लेकिन रात के सफ़र में जो मज़ा होता है वो शायद ही दिन के टाइम में आता हो। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गया। मैंने काम से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और इन 3 दिनों के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन यादों को जोड़ना चाहता था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेरे साथ जॉब पर जाया करते थे। हम तीनों ने ही छुट्टी लेकर दिल्ली की अच्छी जगहों पर जाने की सोची थी। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास हम तीनों दोस्त अपने अपने इलाके से निकले और हम वहीं पर रहने के लिए एक मशहूर चौराहे पर पहुंच गए। हमारा दोस्त जुनैद गाड़ी लेकर आया था। हमने अपने अपने ज़रूरत का सामान रख लिया था और उसके बाद हम सफ़र के लिए निकल पड़े। रात के लगभग 7:30 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा पसर गया था। गर्मियों के मौसम में गाड़ी की विंडो को खोलकर रात में बाहर की ठंडी हवा को महसूस करना बहुत ही आरामदायक होता है, और इस बार हम तीनों दोस्त यही कर रहे थे। गाड़ी भी अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर भागती जा रही थी, लेकिन तभी जुनैद घबरा गया। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ था। इससे पहले कि मैं जुनैद से कुछ पूछता कि उसने गाड़ी को साइड में रोक दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। बाद में मैंने जुनैद के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुझे? तो इस तरह से घबराए क्यों है? मेरी बात सुनते उसने कहा, तूने देखा नहीं सड़क के ऊपर कितना बड़ा ऊंट आ गया था? अब ऊंट का नाम सुनते ही पहले तो मैं अचंभित हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि सड़क के ऊपर हमने तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। फिर मैंने जुनैद से कहा, अरे भाई, ऊँट ही तो था, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? फिर उसने बताया कि वो ऊँट किसी राक्षस की तरह दिखता था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसका आकार भी किसी नॉर्मल जीव से बहुत ही ज़्यादा था। एक बार के लिए उसकी बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही थी और साथ ही मैं हैरान भी हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त जुनैद से कहा, देख भाई, ये गाड़ी वाड़ी चलाना तेरे बस की बात नहीं है। चल तू साइड वाली सीट पर आकर बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। इतना कहने के बाद मैंने अपने बगल के दरवाजे को खोल दिया और फिर मैं जुनैद की जगह पर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब गाड़ी को मैं चलाने वाला था, तो ऐसे में मुझे संभल कर गाड़ी को ड्राइव करना था। धीरे धीरे मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जिस तरह से जुनैद घबराया हुआ था, तो मुझे सड़क के ऊपर ऐसा कोई भी दृश्य नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से परे था। तो मैंने देखा कि मुझे सामने की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जानवर टाइप में कुछ भागता हुआ नजर आ रहा था। इससे पहले मेरी आंखें बंद हो पाती कि गाड़ी के सामने वाले हिस्से से बहुत ही जोर की आवाज आई, और इस आवाज को सुनते ही मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे बगल में बैठे हुए जुनैद और मेरा तीसरा दोस्त भावेश, उन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि जो यहाँ पर ड्राइव करता है उसके साथ ही ये हादसा हो रहा था, और इधर मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। साथ ही मेरा चेहरा देखकर जुनैद समझ गया था कि अभी अभी मैंने क्या देखा था। फिर उसने गर्दन को हिलाते हुए मुझे इशारा किया, मगर मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मुझे किसी के टकराने की आवाज़ तो आई थी। इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया, और जब मैंने उस सुनसान पड़ी रोड के ऊपर चारों तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस चीज़ को तो समझ गया था कि इस हाईवे के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस वक्त मैं इन चीज़ों के बखान करने के मूड में नहीं था। इसलिए मैं अंदर आया और उसके बाद अपने दोस्त भावेश से बोला, अरे भाई, एक काम कर यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तू गाड़ी चला ले। मेरी बात सुनते इधर भावेश भी थोड़ा हैरान हो गया। जहाँ पर हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे, तो अब हमारी हालत कसमकस होने लगी थी। उसके बाद भावेश गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, और इससे पहले कि वो गाड़ी को चलाता कि हमें एहसास हुआ कि गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ हुई थी। फिर जैसे उसने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी को एक हल्का सा झटका लगा, और झटका लगने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं तो समझ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है,
और इधर मेरा दोस्त जुनैद भी इस बात को भली भांति जानता था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। ऊपर से सड़क के ऊपर बहुत ही कम गाड़ियां गुजर रही थी। हमारे यहाँ रुकने के बाद हमने एक भी गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त जुनैद ने सारी बात भावेश को बताई, लेकिन भावेश हमारी बातों के ऊपर विश्वास करने के मूड में नहीं था। उसका कहना था कि तुम दोनों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि भावेश उन लोगों में से था जो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसके बाद भावेश ने कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं गाड़ी के बोनट को देखता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरा और कार के बोनट को खोलकर गाड़ी को चेक करने लगा। इधर मेरी और जुनैद की हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी से नीचे उतर सकें। तभी भावेश ने कहा, अरे जुनैद जरा गाड़ी को स्टार्ट करना। जैसे ही जुनैद ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई। एक बार के लिए हम दोनों को चैन की सांस मिली, लेकिन उसके बाद फिर से गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और वो फिर से बंद हो गई। लेकिन भावेश अभी भी गाड़ी को ठीक करने में लगा था। तभी हमें गाड़ी के बोनट के जोर से नीचे गिरने की आवाज आई और साथ ही हमें अपने दोस्त भावेश के जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। उसकी इस चीख को सुनते ही मैं और जुनैद भागते हुए गाड़ी से नीचे उतरे और हमने जब नीचे उतर कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। भावेश का सर बोनट के नीचे दबा हुआ था और दर्द के मारे भावेश की चीख निकलती जा रही थी। हम दोनों ने बोनट को उठाने की कोशिश की, लेकिन हम इस चीज को देखकर हैरान हो गए थे कि हमारी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हम उस बोनट को उठा नहीं पा रहे थे। किसी तरह से हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया तो हमने पाया कि भावेश की गर्दन के अंदर से खून बह रहा था। खून इतना ज्यादा तेज हो गया था कि उसका पूरा शर्ट खून से गीला होने लगा। बोनट का नुकीला हिस्सा उसकी गर्दन में घुस गया था। फिर उसके बाद हमने उसे अंदर लिटाया और उसका खून पहुंचने लगे। हमने उसे थोड़ा आराम करने के लिए लेटा दिया था। हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल चीज है जो हमें परेशान कर रही है। फिर गाड़ी के अंदर बैठकर मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर लिया था ताकि हमें कोई भी शैतानी शक्ति परेशान ना कर सके। लेकिन अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बाकी थी। हम दोनों अभी भावेश के इलाज में लगे हुए थे कि तभी उसने मुझसे कहा, थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे हमें एक वाटर कूलर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में मेरे अकेले की हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतरकर वहां तक जा सकूं, इसलिए मैंने अपने दोस्त जुनैद को अपने साथ आने को कहा। फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और डरते डरते उस वाटर कूलर की तरफ जाने लगे। फिर जैसे हम वहां पर पहुंचे तब तक सब कुछ नॉर्मली रहा। हम दोनों ने किसी तरह पानी भरा और उसके बाद पानी को लेकर वापस से गाड़ी के अंदर लौट गए। लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर वापस आए तो वहां का नज़ारा देखकर हम दोनों के पैर कांप उठे, क्योंकि गाड़ी के अंदर से भावेश गायब था। और पहले तो हमने भावेश को इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमें कहीं नहीं दिखा तो उसके बाद हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे आजू बाजू में ढूंढने लगे। तभी हमने देखा कि हमें सड़क से थोड़ी दूर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ भावेश की ही थी। मैं और जुनैद जल्दी से भागते हुए जब उस तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि सड़क के बगल में भावेश औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था और उसकी पीठ खून से भरी हुई थी। हमने देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई एक महिला, जिसके पूरे बाल सफ़ेद थे, वो भावेश की पीठ को अपने मुंह से काट रही थी और दर्द के मारे भावेश जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोस्तों, ये दृश्य इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मेरा दिल बैठ गया था। इधर मेरे दोस्त जुनैद से ये दृश्य देखा नहीं गया और उसने एक पत्थर को उठाकर उस महिला के ऊपर दे मारा, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। उस महिला को इस तरह भागते हुए देखकर मैं भी अपने दोस्त जुनैद की तरह उस महिला के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। वो तो वहां से भाग निकली थी, लेकिन इधर हमारा दोस्त भावेश बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। फिर उसके बाद हमने उसे उठाया और उसे उठाकर सीधा गाड़ी के पास ले आए। गाड़ी के पास आते ही हमें वहाँ एक आदमी नजर आया। वो आदमी दिखने में काफ़ी बुढ़ा लग रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मेरे मन में काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, ओ सफ़ेद बाल वाली बुढ़िया, तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बिना गाड़ी के यहाँ से निकल जाओ, और निकलते वक्त तुम सभी की आंखें आधी बंद होनी चाहिए। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो बुढ़िया अपनी पूरी पलटन के साथ तुम तीनों का कचूमर बना देगी। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करें? इस बात पर उसने हंसते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद
तुम्हें मेरी बातें खुद पे खुद ही समझ आ जाएंगी। दोस्तों इतना कहने के बाद वो आदमी बिना हमारी तरफ देखे सड़क पर चलने लगा। वो किसी पागल की तरह हरकतें कर रहा था, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हमने देखा कि गाड़ी के चारों तरफ, गाड़ी की विंडो के ऊपर हमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के बाल नजर आ रहे थे। वो बाल गाड़ी के चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं समझ गया था कि ये उसी बुढ़िया की पूरी पलटन है जिन्होंने हमें इतनी देर से परेशान करके रखा था। अब तो हम गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी मुझे कुछ याद आया और फिर मैंने गाड़ी के सामने वाली हेडलाइट को ऑन कर दिया। वो क्या था कि मैंने काफ़ी बार सुना था कि जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ से भूत पिशाच का आतंक कम हो जाता है, पर जैसे मैंने हेडलाइट को ऑन किया तो मैंने पाया कि मुझे गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ऊँट खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस ऊँट की रस्सी उसी बुजुर्ग आदमी ने पकड़ के रखी थी जो कुछ देर पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता रहा था। उस आदमी को गाड़ी के सामने देखकर एक बार के लिए मुझे अजीब सा लगा, लेकिन उसके बाद भगवान का नाम लेकर हम बस गाड़ी के अंदर बैठे रहे। अब जो होना था वो बस भगवान पर ही था। सुबह होने में भी अभी काफ़ी समय बचा हुआ था, तो मैंने देखा कि इस समय रात के 2:30 बज रहे थे और इतनी देर तक परेशानी झेलने के बाद हमें अब बस थोड़ी ही देर और इंतज़ार करना था, क्योंकि हम जिस चीज़ को अच्छी तरह जानते थे कि सुबह होते ही यहाँ की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और माहौल फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। सामने की तरफ खड़ा हुआ वो आदमी अभी भी वहीं का वहीं खड़ा था और हमारी गाड़ी के आजू बाजू में जो सफ़ेद रंग के बाल नज़र आ रहे थे वो भी बार बार गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और गाड़ी के आजू बाजू में 2 से 3 लोग मुझे नज़र आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मेरा दोस्त भावेश बहुत ही बुरी हालत में था। फिर मैंने उन लोगों को रात में हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब जाकर पता चला कि इस रोड के ऊपर डैन का एक झुंड रहता है। अक्सर वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों का खून पीती है और आप किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। फिर मुझे उस ऊँट वाले आदमी के बारे में पता चला तो वो एक अच्छा प्रेत है। कुछ लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। अब सच्चाई क्या है और झूठ क्या ये तो कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त भावेश को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज करवाया। फिर सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन हम उस रास्ते से नफरत करने लगे। उस रास्ते का नाम सुनते ही हमारे अंदर सनसनी मच जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।